हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? ठीक है स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे इसी के अंदर ही कि डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा। फिर इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक है, बोर्ड के लिए भी ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, देखिए टॉपिक है आपका डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या सिचुएशन वहां पे क्रिएट होगी, क्या होगा वहां पे। ठीक है, जैसे एक डाइपोल है, ठीक है, दिस इज योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने क्या रखा है, एक डाइपोल। ठीक है, ये एक आपने डाइपोल रख दिया यहाँ पे, देखो ये एक डाइपोल रख दिया इसके लिए। ठीक है, डाइपोल का मतलब ये चार्ज कैसा है, माइनस का क्यू, और ये चार्ज कैसा है आपका, प्लस का क्यू। ठीक है, तो क्या करेगा, ये हमने पढ़ा अगर प्लस चार्ज होगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। ठीक है, इस वाले के कारण जो फोर्स लगेगा आपका प्लस के कारण, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, माइनस चार्ज होता है तो ये भी हमने पढ़ा है, तो माइनस चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा आपके पास, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। बार बार बता चुकी हूँ कि प्लस क्यू के कारण डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होते हैं। माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। ठीक है, अब आपके पास यहां से देखिए, जो डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, आपका टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। क्यों, देखो ये वाला डाइपोल इसको ऐसे घुमाएगा और ये वाला डाइपोल इसको ऐसे घुमाएगा। ठीक है, इस वाले के कारण ये फोर्स ऐसे लगेगा, क्योंकि देखो कैसे होता है, ऐसे देखो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल को रखा हुआ है। ठीक है, डाइपोल को मान ले पहले किसी एंगल थीटा पे रखा आपने, ये मैंने पहले कौन सिचुएशन ली है, एट एनी एंगल थीटा के ऊपर आपने इस सिचुएशन को कंसिडर करा हुआ है। ठीक है, ये माइनस का क्यू और ये प्लस का क्यू। ठीक है, तो देखो ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा चार्ज है आपका, नेगेटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज खींचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फोर्स लगेगा, ये ऐसे खींचेगा तो ये डाइपोल क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। डाइपोल क्या हो जाएगा, रोटेट। जैसे सिंपल सिचुएशन ये लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका डाइपोल है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव किसी एंगल पे होगा, जब वो किसी एंगल पे होगा। ठीक है, तो एंगल पे होगा तो देखो ये प्लस का क्यू, ये माइनस क्यू, दोनों में अट्रैक्शन होगा। इसी तरह ये प्लस का क्यू, ये माइनस क्यू, दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो इस तरीके से फोर्स लगेगा। देखो दिख रहा है ना, ये प्लस का क्यू इस माइनस की क्यू को खींचेगा तो नीचे की डायरेक्शन में, ऊपर, तो इस तरीके से फोर्स लगा। तो जब हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या कर जाता है, रोटेट। ये बात समझ आए, व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट रोटेट द डाइपोल। जो ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे, ये माइनस का क्यू, ये प्लस का क्यू, ये आपके पास क्या है, ये प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये माइनस। ठीक है, ये डाइपोल को रखा आपने यहाँ पे, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, तो जो आपके पास जितना फोर्स ये इधर लगेगा उतना ही फोर्स आपके पास ये इधर लगेगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से सारा फोर्स जब यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे, तो किस में रखेंगे आप लोग, यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे, तो जो ये फोर्स F1 है वो इक्वल और अपोजिट होगा किससे, F2 से। इन द यूनिफॉर्म फील्ड F1 इक्वल एंड अपोजिट टू F2। ठीक है, तो क्या समझ आया, जब भी किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखे या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखे, किसी भी फील्ड में रखते हैं तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क। लेकिन अगर हम किस में रख रहे हैं, यूनिफॉर्म फील्ड में, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि जितना फोर्स पॉजिटिव के कारण लगेगा यूनिफॉर्म फील्ड में, उतना ही फोर्स किसके कारण लगेगा, नेगेटिव के कारण लगेगा। और ये इनिशियल कोई सिचुएशन मानी है मैंने एट एनी एंगल थीटा के ऊपर, धीरे धीरे फोर्स बढ़ता जाएगा, डाइपोल ऐसे
रोटेट करता चला जाएगा आपके पास। ठीक है, तो क्या समझ आया? व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड, व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड in uniform electric field, it experience the torque, तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? टॉर्क। ठीक है, इन दैट सिचुएशन देखिए टॉर्क की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप लोग? फोर्स F, टॉर्क क्या होता है आपके पास? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही कहते हैं ना आप लोग, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो कितना लगेगा? किसी भी चार्ज के लिए लिखोगे तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ Q इनटू E। किसी भी चार्ज का फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? F इज इक्वल टू QE, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू में E। अब डिस्टेंस देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए बात कर रहे हैं, तो ये यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लूं यहाँ पे आपकी, दैट इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर मैंने यहां से ड्रॉ कर लिया। क्लियर? समझ आ गया? ऊपर तक ले लो, तुम ज्यादा नीचे तक यहां तक ही कर लो कंसीडर। तो एक बार देखिए, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा आपका? थीटा। ये फोर्स उतना ही लगेगा, अभी कंफ्यूज मत होना, वो कहीं भी लिख लो। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका, ये डाइपोल है तो इसके कारण ये इस वाली डायरेक्शन में ये फोर्स। ठीक है, मैंने यहाँ तक ही दिखा दिया। तो ये एंगल क्या बना आपका? थीटा। तो ये भी कितना है? थीटा। ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इसको नाम दे देती हूँ मैं ए बी सी। ए बी सी नाम दे दिया। तो BC क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डाइपोल है तो डाइपोल की लेंथ मैंने L मान ली। डाइपोल की लेंथ क्या मान लिया आपने? L कंसीडर कर ली। तो आपको क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी टॉर्क में? यहाँ पे फोर्स QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ पे आपकी? BC। BC क्या है यहाँ पे आपकी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो BC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। तो BC कैसे निकालेंगे आप? यहाँ से इधर से देखो BC क्या हो जाएगा? BC अपॉन में AB। तो थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये क्या? 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बना आपका? ये साइन थीटा। ठीक है, तो BC की वैल्यू क्या आ गई? AB साइन थीटा। ठीक है, तो BC, AB क्या है? लेंथ ऑफ द डाइपोल। AB क्या है? लेंथ ऑफ द डाइपोल। L साइन है थीटा। क्लियर? तो ये बन जाएगा आपका टॉर्क QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC। BC की वैल्यू कितनी है? L साइन थीटा। तो आप पुट कर दो L साइन थीटा। ठीक है, तो क्या बना? ये टॉर्क इज इक्वल टू QE E इंटू QL को आगे लिख दिया मैंने साइन थीटा। Q इंटू L क्या बनता है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन यही तो है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। डाइपोल की डिस्टेंस से क्या कर देते हैं? उसको मल्टीप्लाई। ये क्या बना? टॉर्क इज इक्वल्स टू ई पी। ये क्या बन गया? P इंटू साइन थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, टॉर्क इज इक्वल्स टू, तो टॉर्क की वैल्यू क्या मिल गई आपको यहाँ से? टॉर्क मिल गया आपको यहाँ से PE साइन थीटा। ठीक है, तो क्या समझ आया? जब भी किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? आपका टॉर्क। जब भी किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म, ठीक है, जब भी हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? आपका टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ये बात हमें समझ आ गई। अब देखो इसके केसेस की बात। सिंपली डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? यहाँ से हमें पता लगा टॉर्क एक्सपीरियंस कर। मैंने बता दिया फोर्स लगेगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो ऐसे घूम जाएगा, कपल बनाएगा वो एक तरीके से। क्या बना देगा वो? कपल। ठीक है, तो फोर्स सिंपल डेफिनेशन फोर्स की, टॉर्क की फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या होगा? QE। ठीक है, अब आपके पास क्या बन जाएगी यहाँ से? क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर है तो कोई भी कंसीडर कर लो मैग्नीट्यूड मोड की फॉर्म में ले ले चार्ज, तो QE इंटू साइन थीटा। तो E
को क्या लिख सकते हो यहाँ से, ये साइन BC की वैल्यू निकाली L साइन थीटा, तो Q इंटू एल, ये क्या बन गया P साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहाँ से, P E साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से टॉर्क को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, P क्रॉस E, P क्रॉस E। अरे P E साइन थीटा है, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ी होगी ना आप लोगों ने, तो उसको क्या लिखते हैं, A क्रॉस B। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क, तो उसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से लिख देंगे, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। ठीक है, P क्रॉस E। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या बनेगा आपके पास, अगर केस देखो, केस फर्स्ट, अगर थीटा कितना हो जाए आपका 0, थीटा कितना हो जाए 0, तो आपके पास साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो टॉर्क की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी यहाँ पे आपकी 0, क्योंकि साइन 0 क्या होता है 0। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, इट मीन्स इन दैट केस जो ये इक्विलिब्रियम बनेगा डाइपोल का, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे इस केस को आप लोग, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है कि ड्राइव डिस्कस द कंडीशन फॉर स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द टॉर्क। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0, और टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसे क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं कहूं केस सेकंड, ठीक है, अगर मैंने कहा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, तो साइन 180 डिग्री भी क्या होता है आपका 0, तो टॉर्क की वैल्यू PE इंटू साइन 180 डिग्री, तो ये भी क्या बन गई 0। तो इस केस में भी टॉर्क क्या है आपका 0, बट इस केस को हम क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अभी बताऊंगी कैसे आप इसको स्टेबल कह रहे हो, कैसे आप इसको अनस्टेबल कह रहे हो। एक केस नंबर 3 और देख लेते हैं पहले। अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 90 डिग्री, ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 90 डिग्री, तो उस सिचुएशन में टॉर्क, क्योंकि साइन 90 कितना होता है आपका 1, तो टॉर्क क्या हो जाएगा PE, और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी टॉर्क की, ये वैल्यू क्या होगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी किसकी, टॉर्क की। ठीक है, अब मैं इनको टर्न बाय टर्न समझाती हूँ। सबसे पहले मैंने कहा थीटा क्या हो गया 0, थीटा क्या हो गया 0 हो गया, थीटा 0 का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव एंड होता है, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव एंड होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी। अब आपने क्या करा, डाइपोल को रखा, ठीक है, तो डाइपोल क्या हो गया इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ग्राफ लाइन में बनाऊं यहाँ पे, तो देखो इस सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, ये आपका एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल है, ये आपका कैसा है माइनस, ये प्लस क्यू चार्ज होता है, इधर इधर कैसा चार्ज होता है माइनस क्यू। ठीक है, इधर चार्ज कैसा होगा डाइपोल में, ये माइनस का क्यू और ये आपका प्लस का क्यू, यही होता है ना डाइपोल में, क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, माइनस से प्लस। तो देखो ये इक्विलिब्रियम स्टेबल क्यों कहा मैंने, यहाँ पे थीटा देखो पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए इलेक्ट्रिक थीटा 0 होता है, ये तो पता है ना कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में ऑलवेज थीटा क्या बनेगा 0। लेकिन मैं इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या कह रही हूँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे देखो, ये माइनस का क्यू, जैसे डाइपोल देखो थोड़ा इधर घूमना चाहेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसी एंगल थीटा के ऊपर रखा हुआ था आपके पास, ठीक है डाइपोल, तो क्या होगा जैसे ही आपके पास ये इक्विलिब्रियम के सीधा आया आपके पास, तो जैसे वो घूमने की कोशिश, जैसे मैं इसको थोड़ा डिस्टर्ब करती हूँ, इस नीचे वाले डाइपोल को क्या करूंगी मैं थोड़ा डिस्टर्ब करूंगी, डाइपोल को क्या करा मैंने थोड़ा डिस्टर्ब करा। ठीक है, तो ये माइनस ये प्लस चार्ज, ये ऊपर वाला जो प्लस चार्ज है इस माइनस चार्ज को अपनी तरफ खींच ले जाएगा। नहीं आया समझ में, देखो मैं थोड़ा बड़ा सा बनाती हूँ एक बार, इधर देखो, इधर देखो, इस वाले केस में ये डायग्राम तो यही रहेगा, फिर समझ लो। पर यहाँ पे ये प्लस का क्यू, ये माइनस का क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल की डायरेक्शन है माइनस से प्लस। ठीक है, अब देखो ये तो समझ आ गया, दोनों दो वेक्टर पैरेलल है, जब पैरेलल वेक्टर होते हैं तो थीटा 0 बनता है। मैं कह रही हूँ इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, जब जैसे कोई बॉल है उसको आपने हल्का सा फोर्स दिया, ठीक है, तो वो अपने
बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं उसको? स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर इस बॉल को मैं ऐसे रख दूं तो एक बार इसको फोर्स दूंगी तो नीचे चला जाएगा, कभी भी अपने आप ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। इसलिए इसकी इक्विलिब्रियम को क्या कहते हो? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या कहते हो? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ठीक है, तो स्टेबल मतलब जिसमें बॉल या कोई भी बॉडी अपने आप अपनी पोजीशन पे आ जाए ट्विस्ट करने के बाद, उसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर वो अपनी पोजीशन पे नहीं आए तो उस तरह की इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखिए, समझिए इस चीज को। यहां से देखिए, ये आपके पास डाइपोल है, ठीक है, आप ये दोनों पैरेलल है, तो ये समझ आएगा कि थीटा क्या बन जाएगा? 0। देखो अब मैं इस डाइपोल को थोड़ा ट्विस्ट करती हूँ। इसको मैं अगर मैं ऐसे खींचूंगी तो देखो, जैसे मैं इसको इधर खींचूंगी तो ये चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इसको खींच के ऊपर ऐसे ले जाएगा। इसी तरह जब मैं इसको खींचूंगी तो ये वाला नेगेटिव इसको खींच के ऊपर ले जाएगा। तो इन दोनों में अट्रैक्शन बना रहेगा। डाइपोल अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा, जैसे हिलाऊंगी तो वो अपने आप अपनी पोजीशन पे वापस चला जाएगा। इसलिए इस इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब थीटा कितना है? 0। दूसरा देखिए, इस वाले केस में क्या बनेगा? थीटा 180 डिग्री में ये बन जाएगा डायग्राम। ये हटा दूं मैं यहां से। अब देखो, जब थीटा कितना 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है। दोनों एक दूसरे से क्या है? एंटी पैरेलल। जो दो वेक्टर एक दूसरे से क्या होते हैं? एंटी पैरेलल। तब क्या बनता है? थीटा 180 डिग्री। तो देखिए, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर और ये है आपका डायपोल मोमेंट है। क्लियर? तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होती है और ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी माइनस से प्लस। तो देखो, अब इन दोनों में क्या होगा? रिपल्स। जैसे मैं इसको ट्विस्ट करूंगी इस वाले डायपोल को तो ऑलरेडी रिपल्सन है, थोड़ा और रिपल्सन आके दूर ही जाता चला जाएगा। इसी तरह इन दोनों में भी रिपल्सन होगा, ट्विस्ट करते ये अपनी दूर ही जाता जाएगा, कभी भी अपनी इस पॉइंट पे वापस नहीं आएगा। इन दो पॉइंट्स पे कभी भी डायपोल अपने आप वापस नहीं आएगा, क्योंकि रिपल्सन के कारण हमेशा वो दूर ही जाता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए जब थीटा 180 डिग्री होगा तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब दूसरा टॉर्क मैक्सिमम वाला भी देख लो। इस वाले केस का डायग्राम कैसे बना लो? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ये -q ये +q। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डायपोल है। ठीक है, P। अब डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना आपका? 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब उसको मैक्सिमम रोटेट करना पड़ेगा कि उसको यहां से पूरा 270 डिग्री पे एंगल पे क्या करना पड़ेगा? घूमना पड़ेगा। तो टॉर्क क्या करना? वर्क ज्यादा करना पड़ा, तो यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा आपका? मैक्सिमम। ठीक है, ये मैथमेटिकली भी ये बात हमें यहाँ से क्लियर होगी। तो फर्स्ट पार्ट था आपका, जब भी किसी डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो क्या एक्सपीरियंस करता है आपका? टॉर्क। और उस टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? P sin थीटा। लेकिन रिजल्टेंट फोर्स हमेशा क्या होगा? 0। ठीक है, तो याद रखना, टॉर्क क्या बनेगा? P sin थीटा, sin थीटा, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स वो क्या बनेगा आपका? 0। वो क्या बन जाएगा आपका? 0। क्यों? अभी बताया मैंने कि डायपोल रखेंगे इसमें, तो जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स आपका इधर लगेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑलवेज 0। किसमें? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये फोर्स 0 तब होगा ओनली इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द केस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फिर क्या होगा? समझ आ गया ये सबको? नेक्स्ट है, जब किसी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, यहाँ पे लिख लो नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म के केस में ये एक डायपोल है, अब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, ऐसे है फील्ड, मतलब कहीं पे फील्ड क्या ज्यादा है और कहीं पे फील्ड क्या आपकी कम है। तो देखो इस रीजन में फील्ड ज्यादा है, इस रीजन में
आपकी वीक है। तो यहाँ ये रीजन क्या बता रहा है, वीक फील्ड को, और ये वाला रीजन क्या बता रहा है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड को। ठीक है, तो कैसी फील्ड होगी ये, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। कैसी फील्ड होगी ये, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। जब डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, ये माइनस का क्यू और ये आपका प्लस का क्यू। ठीक है, जब हमने डायपोल को किसके अंदर रखा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखा। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये डायपोल रखा, डायपोल की लेंथ मैंने L मान ली यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट मैं A कह देती हूँ थोड़ी देर के लिए, और इस पॉइंट को मैं क्या कह देती हूँ, आपका B कह देती हूँ। ठीक है, तो हमें पता है कि इसके अंदर नेट फोर्स लगेगा। देखो, क्योंकि यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा F पे। ये नेगेटिव चार्ज जो है आपका, ये जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा F पे, वो क्या लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या लगाएगा, FB, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएंगे। लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है, मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में है और ये किस में है, वीक फील्ड में। तो F नेट कितना लग जाएगा यहाँ पे आपका, FA माइनस FB। ठीक है, तो F को क्या लिख सकते हो, QE, तो QEA चार्ज तो बराबर ही है ना, माइनस QEB, तो क्या बन जाएगा F नेट आपका QEA माइनस EB। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, Q इंटू डेल्टा E, अरे लिख सकती हूँ मैं डेल्टा E। ठीक है, डायपोल की लेंथ भी डेल्टा की फॉर्म में ही मान लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, क्योंकि ये चेंज है तो ये भी लेंथ टोटल उनके बीच की तो है ना। ठीक है, तो इसको क्या करूं मैं, अब डेल्टा L से डिवाइड कर दूं और डेल्टा L से क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाई। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने डेल्टा L से मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा L से डिवाइड कर दिया। तो F नेट क्या बन जाएगा बेटा आपका यहाँ से, Q इंटू डेल्टा L, तो कुछ भी ले सकते हो, बस ये याद रहे डायपोल की लेंथ है। ठीक है, इंटू ये डेल्टा E बाई डेल्टा L। वैसे देखो, लेंथ के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, डिफरेंशिएशन यही तो बताता है ना, कि जैसे जैसे डायपोल की लेंथ चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज। डिफरेंशिएशन का मतलब यही है कि एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरा वेरिएबल क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है। तो ये क्या बन गया, P डायपोल मोमेंट, तो P इंटू डेल्टा E बाई डेल्टा L। ठीक है, अब इसको अगर एक्स एक्सिस के लिए लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं px डेल्टा EX बाई डेल्टा x। वाई एक्सिस के लिए लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं py डेल्टा EY बाई डेल्टा y। जेड एक्सिस के लिए लिखते हैं तो pz डेल्टा EZ बाई डेल्टा z। ठीक है, तो देखो इससे कंक्लूजन क्या लिखना, तो इन दैट केस F नेट किसके बराबर होगा, डायपोल मोमेंट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लेंथ के साथ क्या हो रही है, आपकी चेंज हो रही है। अब इस पे बेस्ड हम अभी कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इतना समझ आया, हमने डिस्कस करा जब हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं यूनिफॉर्म फील्ड में, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी है, P sin थीटा। टॉर्क यहाँ पे भी उतना ही होगा, यहाँ पे भी टॉर्क कितना होगा, P sin थीटा। दोनों केस में टॉर्क की वैल्यू तो कितनी रहेगी, P sin थीटा। लेकिन जब यूनिफॉर्म फील्ड है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, P इंटू डेल्टा E बाई डेल्टा L। देखिए एक बार मैं डिस्कस करती हूँ इस बात को, दोबारा से मैं नोट डाल के लिख देती हूँ दोनों को। यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म डायपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है बच्चा, देखिए यूनिफॉर्म फील्ड में होगा तो टॉर्क तो यही रहेगा, P sin थीटा। यहाँ पे भी टॉर्क कितना रहेगा, P sin थीटा। लेकिन यहाँ पे F नेट फोर्स क्या बन जाएगा आपका, 0। यहाँ पे F नेट फोर्स
नॉट इक्वल टू 0 और उस एफ नेट की वैल्यू कितनी निकालोगे, P इंटू डेल्टा ई बाई डेल्टा एल। ठीक है, समझ आ गया। तो ये इन दोनों केसेस की हमने यहाँ पे बात करी, यूनिफॉर्म फील्ड की और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की। फिर इसकी केसेस बता दें मैंने, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा। क्लियर, ये दोनों सिचुएशन सेम चलेगी आपकी। अब हम बात करते हैं जब डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन द नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, when dipole is placed in non-uniform field, when dipole placed in non-uniform field, ठीक है, तब अगर P पैरेलल है E के, P पैरेलल है E के, मतलब डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, तो डाइपोल की रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर होगी। अगर P, ये इसको इसे सिंबल से लिख देते हैं, P पैरेलल है E के, तो देखो यहाँ पे आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं एक छोटी सी बना रहा हूँ। ये रीजन वो कंसिडर कर लिया मैंने जहां पे फील्ड कैसी है, वीक। ये मैंने वो रीजन कंसीडर कर दिया जहां पे फील्ड कैसी आपकी, वीक। और ये मैंने वो रीजन कंसीडर कर लिया जहां पे फील्ड कैसी आपकी, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एक रीजन मैंने माना वीक फील्ड का और एक रीजन मैंने क्या मान लिया आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड का। ठीक है, अब डाइपोल को ऐसे रखा हुआ है आपने। ठीक है, तो आपके पास ये प्लस चार्ज और ये कैसा चार्ज होगा आपका, माइनस चार्ज। ठीक है, तो डाइपोल को भी कैसे लिखेंगे, माइनस से प्लस। डाइपोल की भी डायरेक्शन कितनी लिखोगे, माइनस से प्लस। तो देखो ये बना माइनस का क्यू चार्ज और ये बना आपका प्लस का क्यू चार्ज। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखो ये जो रीजन इंडिकेट कर रहा है ना, ये रीजन ये वीक फील्ड को बता रहा है, ये कहीं ना कहीं किसको बता रहा है, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड को। ठीक है, जस्ट समझने के लिए बताया मैंने कि इधर वाला रीजन स्ट्रॉन्ग फील्ड का है चार्ज का और इधर वाला रीजन किसका, आपका वीक फील्ड का है। ठीक है, तो देखिए वो पूछ रहा है रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर होगी, फिर रिजल्टेंट डायरेक्शन आपकी किधर होगी। तो देखिए ये जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर इधर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो मैंने एक सिर्फ इसलिए बनाई समझाने के लिए, ताकि ज्यादा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो ये माइनस का क्यू चार्ज है, ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। माइनस का क्यू चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा डाइपोल का, तो इसके कारण फोर्स इधर लगेगा F माइनस क्यू के कारण। ठीक है, ये प्लस का क्यू का चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। लेकिन फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब यहाँ पे इस इधर वाले रीजन में फील्ड स्ट्रॉन्ग है और इधर वाले रीजन में फील्ड कैसी आपकी, वीक है। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इस पे जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। इस पे जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम। तो F नेट क्या मिलेगा आपको, F प्लस क्यू माइनस F माइनस क्यू के कारण। इसका मैग्नीट्यूड मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ F प्लस क्यू ग्रेटर देन है मैग्नीट्यूड ऑफ F माइनस क्यू से। तो मैं कहूं जैसे प्लस का 5 माइनस का 2, तो रिजल्ट किसके कारण मिला आपको, प्लस के 5 के कारण मिला ना। तो रिजल्टेंट डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होगी, प्लस के क्यू के कारण। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो डायरेक्शन होगी, रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल ड्यू टू F प्लस क्यू फोर्स के कारण, तो वो किधर जा रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंक्रीजिंग डायरेक्शन। तो डाइपोल किधर मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। इट मीन्स व्हेन P parallel to E, then dipole move in the increasing
इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो डायपोल किधर मूव करेगा? इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। समझ आया? सिंपल से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, ये रीजन वीक का मान लिया, आपने स्ट्रॉन्ग का मान लिया। तो ये माइनस का क्यू अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, ये प्लस का क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। ये मैं बार बार बता चुकी हूँ। तो एफ नेट क्या बन जाएगा? प्लस क्यू माइनस एफ माइनस क्यू। तो देखो प्लस के 5 में से माइनस का 2 घटाओगे तो प्लस का 3 मिला ना, प्लस का 3। ये रिजल्ट किसके कारण मिला? प्लस के 5, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या था? ज्यादा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड एफ प्लस क्यू का ज्यादा, तो इसके कारण रिजल्ट मिलेगा। और इसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर जा रही है? स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ। किधर जा रही है? स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ। तो डायपोल किधर मूव कर जाएगा? टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग फील्ड। डायपोल किधर मूव कर जाएगा? टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग फील्ड या इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। अब ये भी कह सकते हो और मूव टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्लियर? ठीक है, तो याद रखना P पैरेलल होगा E के, देन डायपोल मूव टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट में बात करते हैं। जब P एंटी पैरेलल है E के, जब P क्या है? एंटी पैरेलल, P क्या है आपका? एंटी पैरेलल टू द फील्ड। मतलब कि अब आपका ये यहां से चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? देखो यहां से इसको हटा दो, ये वही सिचुएशन ली है मैंने, सारा वही कंसीडर करा मैंने। अब इधर देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो डायपोल की डायरेक्शन इससे एंटी पैरेलल है। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैं ऐसे मान लू इधर, दिस इज योर डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट का ये कैसा एंड होगा? माइनस का क्यू, और ये एंड कैसा होगा आपका? प्लस का क्यू। ठीक है, अब डायपोल क्या है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर जा रही है? वीक से स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और डायपोल की डायरेक्शन किधर जा रही है आपकी? स्ट्रॉन्ग से वीक। तो दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? एंटी पैरेलल। तो देखिए ये P बना यहां से आपका। अब देखो ये प्लस का क्यू चार्ज है, ये क्या है? प्लस का क्यू चार्ज। ये किधर फोर्स लगाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। प्लस का क्यू चार्ज किधर फोर्स लगाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और माइनस का क्यू चार्ज किधर फोर्स लगाएगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस का क्यू चार्ज फोर्स लगाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस का क्यू चार्ज फोर्स लगाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगेगा इसके ऊपर, इसके ऊपर किधर फोर्स लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो देखो अब जो एफ नेट मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा? एफ, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा किससे? इससे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में है और ये किस में है? वीक में। एफ माइनस क्यू माइनस का एफ प्लस। ठीक है, तो अब रिजल्टेंट किसके कारण मिलेगा? माइनस के क्यू के कारण। और इसकी डायरेक्शन किधर जा रही है? वीक की तरफ जा रही है ना, अभी किधर मूव करता जा रहा है? इधर, टुवर्ड्स द वीक फील्ड ना। ठीक है, तो क्या समझाया? रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ द डायपोल ड्यू टू द माइनस क्यू। इसमें रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ डायपोल किसके कारण हो जाएगी? ड्यू टू माइनस क्यू। दूसरा, P एंटी पैरेलल है E के, देन डायपोल मूव इन द डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? डिक्रीजिंग, मतलब वीक फील्ड की तरफ। अब किधर मूव कर रहा है वो? टुवर्ड्स द वीक फील्ड। अरे किधर? माइनस का क्यू किधर जा रहा है? टुवर्ड्स द वीक फील्ड। तो क्या कंक्लूजन निकला? जब P एंटी पैरेलल है E के, ठीक है, देन डायपोल मूव टुवर्ड्स वीक फील्ड। किधर मूव करेगा वो? टुवर्ड्स द वीक फील्ड क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो P पैरेलल होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मूव करेगा, और एंटी पैरेलल होगा अगर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से तो वो वीक फील्ड की तरफ आपका मूव कर जाएगा।
ठीक है। नाउ वी डिस्कस एनसीईआरटी क्वेश्चंस नंबर 27। देखिए बेटा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 27 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन। इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, अलोंग जेड डायरेक्शन में। देखो मैं यही पे बनाती हूँ साथ के साथ, या पे एक्स एक्सिस मान ले, ये मैंने वाई एक्सिस मान ले, ये मैंने जेड एक्सिस मान लिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, अलोंग जेड डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे कहीं मैं मान लू प्लस का क्यू चार्ज, यहाँ पे कहीं मैं मान लू माइनस का क्यू चार्ज, कहीं भी मान सकते हो। ठीक है, तो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस से माइनस। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, मतलब नॉन यूनिफॉर्म का केस आ गया, बट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। मतलब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है। एट द रेट ऑफ, तो ये क्या दे दे, न्यूटन पर कूलम्ब पर मीटर। ठीक है, तो यूनिट से डिफाइन हो रहा है, तो ये क्या दे दिया आपको, डीई बाई डी जेड। डीई बाई डी जेड, ये डिस्टेंस में कितनी कह दूं फिलहाल के लिए आपकी, डी जेड। ठीक है, इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस मैंने क्या कह दी, डी जेड। ठीक है, ये डाइपोल है आपके पास, तो डी बाई डी जेड कितनी दे दी, 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब मीटर। देखो यूनिट से समझ आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम्ब। अरे एफ क्या होता है, क्यू ई, तो ई क्या बन गया, एफ बाई क्यू, तो न्यूटन पर कूलम्ब होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन इसने क्या दी, न्यूटन पर कूलम्ब मीटर, तो डिस्टेंस के लिए क्या दे दिया उसने, मीटर। मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, आपको क्या दे रखी है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जेड था तो मैंने जेड डायरेक्शन ले ली, डी बाई डी जेड। मैंने कहा था ई जेड के लिए क्या लिख दोगे, डी बाई डी जेड, ई एक्स के लिए डी बाई ई एक्स। ठीक है, टॉर्क एक्सपीरियंस, फाइंड आउट द व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द सिस्टम हैविंग द डाइपोल मोमेंट इक्वल टू दिस। डाइपोल मोमेंट दे रखा आपको 10⁻⁷ कूलम्ब मीटर। ठीक है, तो आपसे पहले पूछ रहा फोर्स, तो फोर्स अभी मैंने बताया था, जब किसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या बताई थी, P इंटू डीई बाई डी जेड। P इंटू डीई बाई डी जेड, P कितना है, 10⁻⁷। ठीक है, और ये कितना है, 10⁻⁻⁻⁵, तो कितना बन जाएगा, 10⁻⁻�2। तो ये क्या आ जाएगा, न्यूटन। कितना फोर्स है, P की वैल्यू दे रखी है, डी बाई डी जेड की वैल्यू दे रखी है, पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अगले पूछा टॉर्क, तो देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन में ना, तो इनके बीच में थीटा क्या बना, 0। थीटा क्या बना, 0, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। इन दैट केस कोई एंगल भी नहीं है, तो थीटा कितना बन जाएगा, 180 डिग्री, सॉरी 0 नहीं 180 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे से क्या है, ये अपोजिट। थीटा 180 डिग्री मतलब साइन 180 क्या होता है आपका, 0। तो टॉर्क की वैल्यू क्या बन जाएगी, Pe साइन 180, तो ये क्या बन गया आपका, 0। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0, और फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻2 न्यूटन। समझ आ गया, तो देखो सिंपल सा इसमें ये फॉर्मूला याद रखना था इस क्वेश्चन के लिए, कि जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो कैसे हम फोर्स आपका फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में इस रिलेटेड IIT और नीट के न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे।